हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हवा हो गया, पानी हो गया, ये चश्मा देख रहे हैं ये भी एक मेटल है, और घड़ी जो हम पहने ये भी एक पदार्थ ही है। तो हमारे आसपास पदार्थ, क्या गैस भी पदार्थ है? जी हाँ। जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पदार्थ हमारे जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी लिया जाए, सामान्य सूक्ष्मदर्शी लेके देखो तब भी नहीं देख सकते। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप किस तरह होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और कण जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और जो कण है वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये क्या है? ठोस है, या परमाणु से बना होगा ना, इसके छोटे छोटे कण होंगे, या परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जितने भी पदार्थ हैं सब परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। पदार्थ बहुत छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इन छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। ये जो छोटे कण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु से मिलकर यानी कि पदार्थ बना हुआ होता है। परमाणु पहले होगा, फिर अणु होगा, फिर उसके बाद पदार्थ होगा। ये कण इतने छोटे होते हैं इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर सामान्य सूक्ष्मदर्शी आपके सामने ला के रख दिया जाए तब भी हम इसे नहीं देख सकते। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इन्हें केवल शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसी के माध्यम से केवल देखा जा सकता है। बाबू ध्यान रखो, इसे सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे होते हैं। छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं से मिलकर, या घड़ी, पेन, ये जो डिजिटल बोर्ड है, यह भी मिलकर कणों से मिलकर ही बना हुआ होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप आपने समझ लिया, किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण क्या है? इसके गुण क्या है? यह जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ होता है, जैसे गैस होता है, गैस के कणों के बीच जो होता है खाली जगह ज्यादा होता है। अब वहीं द्रव की बात कर लिया जाए, उसमें परस्पर जो खाली जगह होती है थोड़ा कम होती है। और वहीं ठोस की बात कर लिया जाए तो इसमें एकदम पास पास होते हैं, जिससे यह ठोस होता है। यह जो है यह ठोस है, इसको जल्दी नहीं तोड़ सकते। वहीं पानी रहे, पानी में हाथ डालोगे तो घूमेगा। पानी को जिस बर्तन में रखोगे वह उस आकार लेगा, गैस को जिसमें रखोगे वह उस आकार का हो जाएगा। सेम यही प्रक्रिया चलती है। यह स्थान पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठोस में कम तथा गैस में सबसे अधिक। इसकी जो अवस्थाएं अलग अलग होती हैं वह ठोस में सबसे कम होता है, क्योंकि उसका जो कण होता है, अणु होता है, वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि इधर देखिए, यह जो है ठोस के कण हो गए जो कि पास पास है। क्या है बच्चों? पास पास है। या ठोस के कण पास पास हो गए। अब वहीं बात कर ली जाए, यहीं पे द्रव के कण इतना दूर होंगे। द्रव के कण दूर हो गए। अब वहीं गैस की बात कर ली जाए, गैस का जो कण होगा, एक यहां तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, जिससे या फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब उदाहरण, जब नमक को पानी में घोला जाता है, जब नमक को पानी में घोलेंगे तो नमक के कण जो होंगे वो पानी के कणों में जो खाली स्थान होगा उसी के अंदर भर जाएंगे, उसी के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाएंगे, भर जाएंगे। जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल का जो स्तर होगा उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जल में खाली स्थान है, कण थोड़ा दूर दूर है ठोस के अकॉर्डिंग। ठोस का जो होता है पास पास होता है। वहीं इसका जो बात किया जाए
इसमें जल के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए जो नमक के अणु हैं वो जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आगे बात कर ली जाए पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण में निरंतर गतिशीलता होती है। जो पदार्थ का गतिशीलता होती है वो परस्पर होती है। वो सेंट परफ्यूम जो होता है उसे आप मारते हैं, किसी कोने पे मार दिया, जैसे कि हमने यहाँ मार दिया, तो वहां पे जाके उसकी सुगंध आती है, क्योंकि यह जो है परस्पर गति करता रहता है। ये जैसे कि ये कोई परफ्यूम का कण है, ये इससे टकराए, ये इसको कंपन प्रदान किया, आगे बढ़ा, फिर यह और आगे, इसी तरह परस्पर आगे बढ़ता रहता है। पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है बाबू, समझ गए होंगे ना? एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे कई गिलास रख लीजिए, ये इससे टकराए, यह मुड़ा, आगे बढ़ा, फिर यह जाके इससे टकराएगा, यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह गति ठोस में सबसे कम होती है। ठोस में क्यों कम होती है? क्योंकि इसके अणु इतने पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिससे इसमें गति की क्षमता बहुत कम होती है, ना के बराबर। लेकिन हाँ, गति होती है। यह केवल अपने स्थानों पर कंपन करते हैं। यह जो है केवल अपने स्थानों पे कंपन कर सकते हैं, या गति दूर तक नहीं कर सकते। हवा है यहां से वहां चली गई, लेकिन ठोस इस तरह नहीं कर सकता, केवल वह अपनी जगह पे ही कंपन करके बेचारा रह जाता है। द्रव में अधिक एक दूसरे पर फिसलना, द्रव जो होता है ठोस से अधिक होता है, क्योंकि जो पानी बहता है वह ठोस ही तो है। जो पानी बहता है वह द्रव है। द्रव जो है बहता है, इसमें भी गति की क्षमता होती है, और गैस में सबसे अधिक तेज गति और स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता होती है। द्रव जो होता है उसमें सबसे ज्यादा स्वतंत्र वो होता है, वह एकदम आजाद परिंदा है, कहीं भी घूम ले। अगर हवा ना होता तो क्या हम जीवित रहते? बिल्कुल नहीं रहते। अब उदाहरण देख लेते हैं, जो कि हमने आपको बताया, कमरे में सेंट मारे, वह पूरे कमरे में फैल गया। कमरे में परफ्यूम की गंध फैल जाती है, क्योंकि परफ्यूम के कण हवा के कणों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। पकते हुए भोजन की महक भी इसी तरह फैलती है। जो परफ्यूम के कण होते हैं हवा के कण के संपर्क में आकर यह पूरे कमरे में फैल जाएंगे। इसी तरह भोजन, जब कोई अच्छा सा पकवान बनता है ना आपके घर, आप रहेंगे थोड़ी दूर पे, वहां पे भी सुगंध आ जाएगा, हमारे घर पे ये बना, सब्जी बहुत अच्छी है, पनीर बन रहा है, ये सब, तो वो किस हिसाब से आता है? हवा के ही द्वारा तो पहुंचता है वह सुगंध। तो अब चलिए, अगरबत्ती एक हो गया, अगरबत्ती की सुगंध पूजा करते होंगे, अगरबत्ती सुलगाए, वह पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाता है। जलने पर गैस या वाष्प उत्पन्न होती है, जिसकी गंध जो है ये कण सभी दिशाओं में तेजी से फैलती है। इधर उधर सभी चारों तरफ, सभी दिशाओं में कण जो है, सुगंध जो है, यह फैलती रहती हैं। अगरबत्ती की महक हो गई। अब विसरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। विसरण क्या होता है? कणों की गति के कारण दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जो कणों की गति के कारण दो विभिन्न पदार्थ के कण होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं, ये दूसरा कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया, इनका जो स्वतः मिलना होता है गति के कारण, गति होगा, या दोनों आपस में स्वतः दो अलग अलग कण मिल जाएंगे, यही प्रक्रिया जो होती है यही विसरण कहलाती है। विसरण जो होता है, विसरण गैसों, द्रव और ठोस में हो सकता है, लेकिन यह गैसों में सबसे तेज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब मिले हुए होते हैं, सब अलग अलग कण होते हैं, और ठोस में सबसे धीमा होता है। गैस में तो सबसे तेज होता है, और वहीं द्रव में उससे कम, और वहीं ठोस में बात कर ली जाए तो उसमें सबसे कम होता है। बच्चों ध्यान, समझ में आ रहा है ना आपको? कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो कणों की गति होती है उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि फिजिक्स में गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान जितना बढ़ाया जाएगा उतना गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। पानी उबलते हुए आपने देखा ना कभी,
तो उस धक भद 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 उबलता रहता है, तो उसमें ज्यादा तेजी से वह उबलेगा, उसमें ज्यादा तेजी से गति होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ी ना, यही प्रक्रिया तो होती है यार, समझ गए ना, जिससे वे अधिक तेजी से गति करते हैं। जब पानी उबलता है तो तेजी से वह गति करता है, चाय उबलता है तेजी से गति करता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है और विसरण की दर बढ़ जाती है, और जो होता है विसरण की दर बढ़ जाती है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, जब गर्म किया जाता है किसी चीज को तो विसरण जो है वह तेज हो जाता है। अब पदार्थ के कणों को एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा, ये लोहे की कील हो गई, इधर देखो, इधर इधर है इधर, और ये चाक का टुकड़ा हो गया, ये पेन हो गया। इसमें आप बताइए तोड़ना किसको हम तोड़ेंगे सबसे आसानी से, कौन बहुत आसानी से टूट जाएगा? चाक का टुकड़ा जो रहेगा वो आसानी से टूटेगा यार, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ठोस भले है, लेकिन जो है कील के लोहे के अकॉर्डिंग थोड़ा दूर है और पेन के अकॉर्डिंग थोड़ा दूर है। बेटा इसे तो आसानी से तोड़ लोगे, लेकिन पेन को जब तोड़ना होगा तो थोड़ा दम लगेगा, और वहीं पे अगर आपको कील को तोड़ना हुआ तो और दम लगेगा, जल्दी तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसके कट आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक पदार्थ में कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जितने भी कण होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल नहीं कार्य करेगा तो इधर उधर बिखर के एक पदार्थ का निर्माण ही नहीं हो पाएगा भाई। कार्य करता है, किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें इस बल को पार करना होता है। किसी भी चीज को तोड़ेंगे, जो ये आकर्षण बल है, इससे ज्यादा आपको बल लगाना होगा। ले भाई, इसके आकर्षण बल से जब ज्यादा लगाएंगे, इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तब ही उसको पार करेंगे, तभी वो टूटेगा। पदार्थ में अलग अलग सतह होती है, यानी कि इनके आकर्षण बल अलग अलग होते हैं। आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा ही मुख्य रूप से पदार्थ की भौतिक अवस्था तय करती है। जो पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन तय करती है? आकर्षण बल एक हो गया और एक गतिज ऊर्जा हो गई। इनके कणों के एक दूसरे में कितना आकर्षण बल लग रहा है और कितना गतिज ऊर्जा हो रही है, यही तय करेगा पदार्थ की भौतिक गुण को। अब हवा, इधर देखो, हवा में हाथ घुमाना, हवा में हाथ घूम रहा है ना तेजी से, लेकिन वहीं पानी में घुमाएंगे थोड़ा धीरे घूमेगा। अगर वहीं हम ठोस पे गए घुमाने तो वो आपको घुमा देगा, क्योंकि उसके जो कण है यार वो पास पास पाए जाते हैं ना भाई। पानी में हाथ घुमाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहीं ठोस में घुमाने गए तो मुंह का उल्टा वही मार देगा, कुछ कर नहीं पाओगे उसका। आप दीवार में मार के देखिए, आपके पास जहां पे आप बैठे हैं, कुर्सी में, जिस पे भी हो, मार के देखिए, जब आप ये ठोस है इस पे मारेंगे टूट जाएगा। अब गैस की बात की जाए, इसका आकर्षण बल जो होता है कम होता है। आकर्षण बल जो होता है, कण दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो हवा का होता है कण वो दूर दूर होता है, जैसा कि देख रहे हैं, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे। अरे इनके बीच दूरी बढ़ी ना, दूरी बढ़ रही है ना। और वहीं पे जल की देख ली जाए, द्रव की देख ली जाए, तो ये थोड़ा पास पास है। क्या है? ये थोड़ा पास पास। और वहीं ठोस की बात कर ली जाए तो इसकी दूरी बहुत कम है, इनके बीच खाली स्थान है ही नहीं। आकर्षण, ये अपने आप को जकड़े रहते हैं। क्या करे रहते हैं? जकड़े रहते हैं। अब वहीं द्रव में कण पास पास होते हैं और एक दूसरे से फिसल सकते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। यानी कि पानी क्या करता है? ऐसे ऊपर से गुजर जाए, वो अपने ऊपर फिसलता है भाई। और ठोस की बात कर ली जाए, कण मजबूती से एक साथ बंधे होते हैं। कण जो होते हैं वो एक साथ बंधे हुए होते हैं। अब आगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं आपने अभी तक तो 3 ही पढ़ा, लेकिन एक हम और बताएंगे। वो कौन सा है? कमेंट में बताइए, हम आगे बताएंगे। अभी तुरंत बता देंगे यार,
मजा नहीं आएगा ना, वो मजा भी तो चाहिए। पदार्थ के कण कौन कौन से हैं? ठोस हो गया, जिसके कण जो हैं पास पास हैं, पास आओ मेरे। अरे क्लोजअप का प्रचार देखे हैं ना। और वहीं पे द्रव की बात कर ली जाए, द्रव का जो कण होता है थोड़ा दूर दूर, और वहीं पे गैस की बात कर ली जाए तो ये एकदम दूर। गैस का कण जो है दूर ही दूर, यानी कि ठोस जो होता है उसके कण, पत्थर देखे हैं, ईंट देखे हैं, चश्मा देख रहे हैं, ये भी ठोस ही है। और पेन हमारे हाथ में है, ये एलईडी, ये सब ठोस ही है। कण बहुत पास पास होते हैं और अपनी निश्चित स्थिति में कंपन करते हैं। इनके जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, अपनी ही जगह पे कंपन करते रहते हैं, ये इधर उधर भटकते नहीं हैं, द्रव की तरह और गैस की तरह स्वतंत्र रूप से। कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, ये बात तो समझ गए। इनका एक निश्चित आकार होता है, ये पेन ढाल दिया गया ना इसी आकार पे, इसका एक निश्चित आकार है। आप इसे चाहे मेज पर रखें, चाहे थाली में रखो, चाहे जहां भी रखो, इसका आकार यही रहेगा। आकार बदलने के लिए इसमें बाहर से ऊर्जा लगाना पड़ेगा। अब द्रव की बात कर ली जाए, कण पास पास होते हैं लेकिन ठोस से कम पास पास होते हैं। इसके कण पास पास होते हैं लेकिन द्रव से ज्यादा पास पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। कण तो पास पास हैं भैया, लेकिन ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, यानी कि इन्हें गिलास में रखोगे ये गिलास का आकार लेंगे, इन्हें थाली में रखोगे थाली का आकार ले लेंगे, इन्हें जिस स्थान पर रख दो वो उसी का आकार ले लेंगे। और गैस की बात की जाए तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। गैस का कण जो है यह सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से आजाद परिंदा है, स्वतंत्र रूप से किधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जिधर भी जाओगे वहां गैस आपको मिलेगी, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब इसी में तो आते हैं। अब हम एक और बताने वाले थे आपको, वह कौन सा है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ये कौन सा नया खोज कर दियो भैया? तो चलो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। पहले गुण देखते हैं, ठोस में कैसा गुण होता है, द्रव में कैसा होता है और गैस में किस तरह गुण होता है। तो चलो इसके बारे में भी समझते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस में बहुत कम होता है, इसके कण पास पास होते हैं, ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम। जो द्रव का होता है वो ठोस से तो अधिक होता है पास पास, ठोस से कम पास पास होता है, लेकिन द्रव से गैस से कम होता है। और गैस के कणों की स्थान की बात की जाए तो बहुत दूर होती हैं, बहुत दूर होती हैं, तभी तो ये स्वतंत्र हैं। और आकर्षण बल की बात की जाए तो इसमें बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, वहीं पे ठोस से कम होता है द्रव में। और गैस की बात की जाए नगण्य होता है, यानी कि आकर्षण बल नहीं होता है, ना के बराबर। कणों की व्यवस्था की बात की जाए, अत्यधिक पास होती हैं, क्रमित होती हैं, एक क्रम व्यवस्था में लगी होती हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, आक्रमित होती है, यानी कि इनका क्रम नहीं होता, अत्यधिक आक्रमित, इनमें कोई क्रम ही नहीं होता गैस में। आकार की बात की जाए, निश्चित आकार होता है, ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। और द्रव की बात की जाए, द्रव बर्तन के आकार के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। हमने आपसे बोला गिलास में रखोगे गिलास की तरह हो जाएगा, भगोने में रखोगे भगोने का आकार ले लेगा, द्रव इसी तरह होता है। और वहीं गैस की बात की जाए बबुआ तो इसका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है। कमरे में है तो या कमरे को घेरा है, इस समय हम कमरे में भी गैस है, लेकिन आपको दिख रहा है गैस? नहीं ना, इतने दूर दूर कण होते हैं बाबू इसके। अब आयतन की बात की जाए, निश्चित आयतन होता है ठोस का, और गैस का आयतन भी निश्चित होता है, जिसमें रखो उसी आकार लेता है। और वहीं पर इसका गैस का कोई निश्चित आयतन आकार नहीं होता है।
संपीड्यता की बात की जाए, असंपीड्य होता है और लगभग असंपीड्य होता है लगभग, और यह अत्यधिक असंपीड्य होता है। गतिज ऊर्जा की बात की जाए, गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, यह अपने स्थान पर कंपन करती है। और वहीं द्रव की बात की जाए, ठोस से अधिक होती है लेकिन गैस से कम होती है। और अत्यधिक गतिज किसमें होती है? हवा में। जो कहते हैं 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, यार उसमें कितना तेज होता है? 60, 10, 20, 25, उसमें यानी कि गतिज बहुत तेज होती है। अब कणों की गति की बात की जाए, केवल कंपन करते हैं, या जो है केवल कंपन करते हैं। गतिज ऊर्जा इसमें केवल कंपन के अकॉर्डिंग होती है बाबू। और गति कर सकते हैं, द्रव जो है गति कर सकते हैं। और गैस की बात की जाए, या सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं। अब उदाहरण क्या है? बर्फ हो गया, बर्फ ठोस है। और द्रव कितने रूपों में हो सकता है? द्रव तीनों रूपों में हो सकता है। कौन कौन? पानी को 3 रूप में बांट सकते हैं, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। जब आप जमाओगे बर्फ बर्फ बनेगा ना। बर्फ का क्या है? ठोस है। जब आप वह द्रव में रहेगा अपने उसमें, तो वह द्रव में ही रहेगा। और वहीं पे बात की जाए पानी की, जब भाप बन के उड़ता है तो वह गैस में आया ना। समझ गए? बर्फ हो गया, लोहा हो गया, ठोस में। उदाहरण बता रहे हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, और हवा हो गया, हीलियम हो गया। अब आगे बात करते हैं गैसेस की, गैस के बारे में। वैसे तो सब कुछ हमने समझ ही लिया, लेकिन एक बार इससे रूबरू हो जाएं दोबारा। इसके कण देख रहे हो कितना दूर दूर है? दूर दूर है ना। ठोस और द्रव की तुलना में गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठोस और द्रव की तुलना में गैस के कण बहुत दूर होते हैं। इनकी व्यवस्था अत्यधिक अनियमित होती है, इनमें कोई व्यवस्था नहीं होता है। कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते हैं। गैस जो है सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, आसानी से विसरित हो जाती है। गैस जो है आसानी से विसरित हो जाती है। गैस के कण जो है अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, इसमें जो है गतिज ऊर्जा सबसे तेज होती है। वे उच्च गति से चलते हैं और बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, या किसी भी चीज पे दबाव अपना डालते हैं। लेकिन दबाव डालने से क्या, वो ठोस है, उसके कण जो हैं पास पास है, उस पर दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन तेज दबाव डाला उसे भी तोड़ देगा। गैस का ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। गैस का ना निश्चित आकार होगा, ना निश्चित आयतन होगा। वे बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं। गुब्बारा आपने कभी भरा होगा, उसमें क्या भरता है? गैस भरता है, उसका वही आकार हो गया, सिंपल। गैसों को आसानी से संपीड़न किया जा सकता है। उदाहरण, घरों में एलपीजी सिलेंडर और वाहनों में सीएनजी और घरों में जो एलपीजी आता है, गैस आता है आपके घरों में, उसमें क्या होता है? गैस ही तो होता है, लेकिन उसे दबा के भर दिया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होने लगता है। अब प्लाज्मा, हमने आपसे बोला था प्लाज्मा को आगे हम बताने वाले हैं। प्लाज्मा अक्सर पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, या पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। यह एक उच्च ऊर्जा वाली आयनीकृत अवस्था है जहां परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होते जाते हैं। यहाँ पे जो है परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु में कितने चीज होते हैं? प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज ही नहीं होता, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों को मिश्रण बनाता है। जिससे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का एक मिश्रण बनता है। प्राकृतिक प्लाज्मा क्या है? सूर्य और अन्य तारे जो हैं वो प्लाज्मा से ही मिलकर बने हुए होते हैं। सूर्य जो है वह प्लाज्मा है। तारों में उच्च तापमान के कारण परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं। तारों में उच्च तापमान, इतना अधिक तापमान होता है जिससे प्लाज्मा में ये प्लाज्मा बन जाते हैं, ना ठोस रहते हैं ना द्रव रहते हैं, इसके बीच वाले रहते हैं, जिससे प्लाज्मा बनता है। और मानव निर्मित की बात की जाए, नियॉन साइन और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्लाज्मा की उपयोग होता है, जबकि गैस विद्युत धारा
जो गैस होती है विद्युत धारा गुजरती है तो यह कणों में आयनीकृत कर देती है, यानी कि मानव निर्मित जो होती है नियान साइन गैस जब डिस्चार्ज किया जाता है, जब उससे प्रकाश उत्पन्न के लिए गुजारा जाता है तो यह प्रक्रिया होती है। अब आगे तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, ठोस पर तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी भी चीज पे उस पर आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी बढ़ती है। द्रव जैसे उबलता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है तभी तो, जिससे कण अत्यधिक तेजी से कंपन करते हैं। द्रव गैस की जब वो ठोस की जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यह तेजी से कंपन करेंगे, जाहिर सी बात है। ऊष्मा की बात की जाए, आकर्षण बल को पार कर लेती है जिसे कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। ऊष्मा जब तेजी से हीट किया जाता है तो पिघल जाते हैं। सोना को पिघलाया जाता है, पिघला के तभी तो उसका कोई आकार दिया जाता है। लोहे को पिघलाया जाता है, पिघल तो सब जाते हैं, आप भी पिघल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है। ज्यादा तापमान पड़ेगा तो वह पिघल जाता है। इसी प्रकार द्रव भी गैस में बदलता है। यही प्रक्रिया जब तापमान आप बढ़ाएंगे तो द्रव जो होगा उसका भी तापमान, द्रव जो होगा तापमान बढ़ाने पर वह गैस में बदल जाता है, भाप बन के उड़ता है। पानी को आप अपने घर में यह प्रयोग करिएगा, उबलते हुए पानी को ध्यान से देखिएगा, भाप बन के वो ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। गलनांक की बात की जाए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। गलनांक वह होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि हम पानी को, बर्फ को मान लेते हैं, वह जिस पर पिघल कर द्रव बन गया जिस तापमान पर, वही तापमान होता है इसका गलनांक। जिस पर गला वही हुआ तापमान उसका। यह कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत को दर्शाता है। यह जो है कणों के बीच जितना आकर्षण बल है उसको दर्शाता है। बर्फ की बात की जाए, बर्फ 237.15 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, दाब को बढ़ाकर या घटाकर भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को बदला जा सकता है। आप इस पर दाब लगाएंगे तो यह टूट जाएगा, इसका भौतिक अवस्था बदलाना, सेम यही प्रक्रिया है ना। इसको हम दाब लगाएं, खूब दाब लगाएं, टूटेगा, सब टूटेगा, जैसे तुम्हारा दिल टूटा था। दाब बढ़ाने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब बढ़ाए, एलपीजी आपके घर में आती है, वह द्रव के फॉर्म में होती है सिलेंडर में, क्योंकि उसमें इतना दाब लगा दिया जाता है यार, गैस से वो द्रव में बदल जाती है। समझ गए ना। या पिस्टन जो है ये जितना दबेगा या दबा रहा है, दबा, और ये जो कण है पास आएंगे, और दबाओगे और पास आएंगे, और दबाओगे या ठोस में बदल जाएंगे। दाब कम करने पर ठोस को गैस में बदला जा सकता है। दाब लगाने पर दाब इसमें कम किया जाए, कोई ठोस है उसका जो दाब है वो कम किया जाए तो वह भी ठोस भी पिघल जाएगा, पिघल कर गैस में द्रव में बदल जाएगा। पिघलते सब हैं। दाब लगाने पर और ताप कम करने से गैस द्रवीकृत हो जाती है। दाब लगाने पर और तापमान कम करने पर गैस जो है द्रवीकृत हो जाती है। गैस को भी द्रव में बदला जा सकता है। ताप आप कम किए, ताप कम किए, जब भाप बन के उड़ रहा है पानी, उसका जब टेम्परेचर डाउन होता है तब वह बारिश की बूंदों में नीचे गिरता है, तभी तो बारिश होती है। वही प्रक्रिया है। दाब और तापमान एक साथ यह निर्धारित करते हैं कि कोई पदार्थ ठोस, द्रव, गैस होगा या नहीं होगा। क्या दाब और तापमान ही, कितना दाब लगाएं, कितना ताप बढ़ाएं, कितना तापमान कम करें, यही प्रक्रिया जो है ठोस बनेगा, गैस बनेगा, द्रव बनेगा, क्या होगा, यही निश्चित बनाती हैं, यही बताती हैं। अब वाष्पीकरण और उबलना, वाष्पीकरण और उबलना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वाष्पीकरण क्या होता है और उबलना क्या होता है।
या किसी तापमान पर हो सकता है। जो वाष्पीकरण है या किसी भी तापमान पर हो जाता है। क्या आप तालाब में जाते हैं उसका पानी गर्म करने? नहीं ना, वह किसी भी तापमान पे भाप बन के उड़ता है, लेकिन कम उड़ता है, कहीं ज्यादा उड़ता है। और उबालने के लिए यह केवल एक निश्चित तापमान पर किसी भी चीज को उबालना है तो उसका एक निश्चित तापमान होता है। जैसे पानी को उबालना है तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है उबलने के लिए, यानी क्वथनांक पर ही उबलता है या अपने क्वथनांक पर ही उबलता है। जिसपे यह उबल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। और वाष्पीकरण की बात की जाए, यह धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होती है। यह बहुत धीमा होता है और यह क्रमिक प्रक्रिया होता है, यह अपने नियमानुसार चलता है। और उबलने वाले की बात की जाए, यह एक तेज और तीव्र प्रक्रिया है। उबलना एक तेज और तीव्र प्रक्रिया है। और वाष्पीकरण की बात की जाए, यह केवल द्रव की सतह पर होता है। वाष्पीकरण जो है यह द्रव की सतह पे ही होता है, क्योंकि हमने आपको इसीलिए वाटर का, पानी का ही एग्जाम्पल दिया है। यह पूरे द्रव में होता है, या पूरे द्रव में होता है। इससे शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। शीतल नहीं, शीतलता, ठंडक। इससे शीतलता उत्पन्न नहीं होती है। किसी भी पानी को गर्म करोगे उस जिस पर वो उबलेगा तो उससे तुम्हें शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी? नहीं, गर्मी और मिलेगी। तो आज हमने इस चैप्टर को समझ लिया। हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं। तो हमने ठोस को समझा, द्रव को समझा, गैस को समझा, और हमने प्लाज्मा को भी समझा। प्लाज्मा क्या होता है? अगर आपको समझ में आया, सब कुछ समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।